हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि जिस बात को अभी मैं करने जा रहा हूं, सबसे ज़्यादा चर्चा बैंक पेंशनर में इसी बात पर होती है। पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन। आपके रेगुलेशन में तो कहीं नहीं लिखा है, सीसीएस रूल 1972 लिखा है, लेकिन पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन एक डिस्कशन था, एक एग्रीमेंट था, एक्सेप्टेंस थी पार्टियों के बीच में, आईबीए और दूसरे जो दल थे, दूसरे जो यूनियन थी, उनके बीच में एक एक्सेप्टेंस थी। और ये एक्सेप्टेंस कोई ऐसे वैसे नहीं थी, एक एग्रीमेंट के टाइप में थी। लेकिन इस एक्सेप्टेंस को, इस एग्रीमेंट को पार्टियों के बीच में हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने कैसे तोड़ा? आपको पता है, जब क्लॉज 12 में जो आइटम्स थे वो स्थिर हो गए थे, सर्टेन हो गए थे, सर्टिफाइड हो गए थे, और उसके बेस पे स्मॉल कमेटी ने रेगुलेशन बना लिया था। उस रेगुलेशन को स्टेक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया पढ़ने के लिए। फिर पूछा गया कि भैया कोई कमी तो नहीं है यार, इतनी प्रोसेस होने के बाद अपडेशन तो छूट नहीं सकता था। स्वाभाविक सी बात थी, अंडरस्टूड। एक जो कमजोर बुद्धि का आदमी वो भी इस चीज को जान सकता है कि अपडेशन नहीं छोड़ा जा सकता था, यानी अपडेशन था। इसको चारों ओर से बांधने के लिए फिर और एक डिस्कशन हुआ और एक्सेप्टेंस हुई कि अपडेशन शैल ऑल्सो बी डन ऑन द लाइन ऑफ आरबीआई। अब अपडेशन आरबीआई भी हो गया, रेगुलेशन 56 में सीसीएस रूल्स में भी है, यानी चारों ओर से हमको अपडेशन मान्य है। लेकिन आईबीए को मान्य नहीं है, यूएफबीए को मान्य नहीं है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो अपनी पोस्ट को बचाती फिरती, इनको मान्य नहीं है। और इवन आजकल तो राज्यसभा और लोकसभा में झूठ बोलवाया जाता है कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन। आज हम यही देखेंगे कि आखिरकार ये सारे के सारे लोग कहते क्यों हैं इस चीज को, और जो आरबीआई लाइन का जो मैटर था उसको खत्म करने के लिए हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने क्या कहा। तो दोस्तों, रेगुलेशन बन जाता है, उसकी ड्राफ्ट कॉपी सभी स्टेक होल्डर को बांट दी जाती है। वो दोबारा बैठते हैं 26/3/1994 के बाद या उसी दिन, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बिंदुओं पर एक एक्सेप्टेंस बन जाती है, खास करके इस पर कि पेंशन अपडेशन जो है दैट विल बी डन ऑन द लाइन ऑफ द आरबीआई। और इसकी गीत संगीत अधिकतर हमारे बैंक पेंशनर गाते हैं, और जे शुक्ला साहब तो सबसे ज्यादा इसी का गीत गाते हैं। तो आखिरकार इसमें चोट कहां से लगी, इसको कमजोर कहां से किया गया? अब हम पढ़ के बताएंगे। द ऑनरेबल हाई कोर्ट एर्ड इन ट्रीटिंग द स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्रोसेस। स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन प्रोसेस थी, ये माना ये मेयर डिस्कशन था, डिवोट ऑफ एनी बाइंडिंग वैल्यू। इसकी कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं थी, कोई रूल नहीं था। यानी जो रूल था वो उन्हें कौन संभाल लिया, जो क्लॉज 12 में जो बाइंडिंग था वो कौन संभाल लिया, ये इसकी कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं है। आफ्टर द ड्राफ्ट रेगुलेशन वाज फ्रेम्ड, द स्मॉल कमेटी consciously circulated them along stakeholders, inviting objections and suggestions. This was not an empty formality, but an essential step in participating rule making, ensuring that the final regulations reflected a considered and collective understanding. ये क्लियर कट था, ये डिस्कशन नहीं था। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसको डिस्कशन माना और डिस्कशन मान के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन ये स्मॉल कमेटी का कॉन्शस एफर्ट था, ऑब्जेक्शन सजेशंस इनवाइट किए गए थे, फिर इनमें बातचीत होती है, और ये क्या था, एक कंसीडर्ड और कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के बीच में एक्सेप्टेंस थी। इट इज सबमिटेड दैट सजेशंस रिसीव्ड ड्यूरिंग सच कंसल्टेशन व्हेन एक्सेप्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड लूज देयर कैरेक्टर एज मेयर प्रपोजल एंड बिकम पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग फाउंडेशन। और जब कंसल्टेशन हुआ, सजेशंस आए, कंसिडरेशन हुआ,
तो इसका जो कैरेक्टर था प्रपोजल वाला खत्म होकर के ये क्या बन गया, पार्ट बन गया डिसीजन मेकिंग का, फाउंडेशन का। वन सच एक्सेप्टेड डिसीजन वाज अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन which clearly reflect the intent to align pension updation with an established and evolving standard। दोस्तों, यदि इस प्रकार की लैंग्वेज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने हमारे वकील बोल पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रेस्पोंडेंट के पास कोई जवाब होगा। हम सब चीजों को जैसे थाली में परोस करके खाना खिलाते हैं ना, ऐसे परोस से दे रहा हूं मैं वकीलों को। बोर्ड की मर्जी है, कुछ भी करें, इट इज देयर ओनली अप टू देम। The High Court failed to appreciate that consultation followed by acceptance creates legitimate expectation among stakeholders। कंसल्टेशन आया और एक्सेप्ट हो गया तो स्वाभाविक सी बात है हमें आशा हुई कि हाँ हमारा अपडेशन होगा। Accepted proposals form part of the legislative intent and background material which must guide interpretation। और जो accepted proposals थे वो बन जाते हैं legislative intent और इनको रूल को इंटरप्रेट करने में काम में लेना चाहिए था। Even if not explicitly worded in identical terms in the final text, such accepted principles cannot be ignored while consulting the scheme। इनको आप अलग नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। By reducing the process to a mere discussion, और इन्होंने सारी की सारी प्रोसेस को एक डिस्कशन बना दिया। The court overlooked the settled principle that the contemporaneous exposition and preparatory material are relevant in understanding the scope and purpose of regulation। और कहा कि उस समय जो कुछ भी कंसल्टेशन हो रहा था उसको यदि ध्यान दिया जाता तो वो सारे के सारे इस स्कीम की स्कोप को समझने में बहुत बड़ी सहायता करते, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तो जानबूझकर इसको रद्दी की टोकरी में डाला। Therefore, the finding that updation on RBI lines was only a discussion is factually and legally unsustainable। इसलिए हाई कोर्ट का यह कहना कि ये क्या थे, ये केवल और केवल ये आपके प्रपोजल्स थे या डिस्कशन थे, तो ये डिस्कशन फैक्चुअली भी और लीगली अनसस्टेनेबल है। यदि वर्ड आपका लॉ में अनसस्टेनेबल वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि वो नल एंड वॉइड है। यानी जो विजय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा, उसका कहना, उसका कथन, उसका स्टेटमेंट टोटली नल एंड वॉइड है। और किसी कोर्ट के जजमेंट के ऊपर नल एंड वॉइड का ठप्पा लग जाए तो कोर्ट का जो जजमेंट है वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ जजमेंट हो जाता है। एज इट डिसरिगार्ड द कंसल्टेटिव प्रोसेस, इसने कंसल्टेटिव प्रोसेस को ही नकार दिया। भाई जब कंसल्टेटिव प्रोसेस ही नहीं करोगे तो आप एग्रीमेंट नहीं करोगे तो आप रेगुलेशन कैसे बनाओगे? ये तो प्रोसेस है ना, दो पार्टी बैठेंगी, अपने विचार वो कहेगा, ये कंसल्ट प्रोसेस चलेगी, डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद निकल करके एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद निकल के रेगुलेशन होगा। यही सिस्टम होता है। लेकिन हर चीज को, हर रूल को, हर रेगुलेशन को चंडीगढ़ हाई कोर्ट केवल या तो डिस्कशन कह दिया या प्रपोजल कह दिया और या फिर को इनिशियल एग्रीमेंट कह दिया, जैसे क्लॉज 17 में कहा। इस प्रकार का एरोनियस जजमेंट, अनलॉफुल जजमेंट मैं तो जिंदगी में कभी देखा नहीं। यानी जो कोर्ट रेगुलेशन को ही नकार दे और रेगुलेशन को नकार के वापस आदम बाबा के जमाने में भेज दे तो उस कोर्ट का तो कहना ही क्या है। कौन सा एक्सेप्ट एंड कौन सा एक्सेप्ट और जो प्रपोजल था उसकी एक्सेप्टेंस थी विच शुड इन्फॉर्म ए पर्पजिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेगुलेशन। और जो रेगुलेशन है उसका एक पर्पजिव इंटरप्रिटेशन उसी से होता है। दोस्तों ये सब कुछ पढ़ने के बाद बड़ा सीधा साधा है। कोर्ट ने कहा डिस्कशन था, कुछ नहीं था। जैसे कह दिया ना क्लॉज 17 को अंडर नेगोशिएशन है, सेम लाइन। मतलब कोर्ट ढूंढ रहा था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ढूंढ रहा था कमियां और ढूंढ ढांड करके वापस खींच के, यानी हम 100 किलोमीटर चल रही है तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सोचा कि सारे 100 किलोमीटर गए कैसे, को वापस वहां हो स्टार्टिंग पॉइंट पर। मतलब हर चीज को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अंतिम छोर से लोगों को लेकर के स्टार्टिंग पॉइंट पर खींचा। हर को क्लॉज 12 में स्टार्टिंग पॉइंट पर खींचा, क्लॉज 17 में स्टार्टिंग पॉइंट पर खींचा, क्लॉज 56 में स्टार्टिंग पॉइंट पर खींचा। और यहां जो डिस्कशन हो रहा है वो जो आपका एक्सेप्टेंस है आरबीआई लाइन पे, इसको भी डिस्कशन यानी आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे। यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक काम किया, केवल रेट्रोग्रेड स्टेप, कि भाई ये आगे जितने बढ़ गए उनको कैसे खींच के लाया जाए वापस। ये भी भूल गया चंडीगढ़ हाई कोर्ट, भाई आप कोर्ट में बैठे हो।
ये सारे लोग आपके फैसले को पढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कोई आदमी 100 किलोमीटर चल लिया स्टार्टिंग पॉइंट से और वो दूसरे पॉइंट पे ए पॉइंट से चला स्टार्टिंग पॉइंट और बी पे 100 किलोमीटर चल करके और आप बोलो नहीं नहीं तो बी पे पहुंचे नहीं हो, हम तुमको वापस ए पे लेके चलो, वहां वापस जाओ। तो भैया जो मेहनत लगाई 100 किलोमीटर जाने में उसका क्या निकलेगा? ये रेगुलेशन बनने में जो मेहनत उसका क्या हुआ? ये पार्टीज बैठी थी रातों रात डिस्कशन कर रही थी और जाकर के रेगुलेशन लाके बना दिया। और रेगुलेशन को मतलब आपने इतना अंधा हो गया हाई कोर्ट, इतना अंधा हो गया हाई कोर्ट, इनको रेगुलेशन नहीं दिखाई दे रहा था। रेगुलेशन को साइड में रख करके बोले भैया तुम रेगुलेशन तुम तो यहीं पड़े रहो, तुम तो बी पॉइंट पे हो, हम इनको वापस लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? आदम बाबा के जमाने में लेके जाते हैं जहां से हमारे पुरख पैदा हुए थे, वहां लेके चलते हैं। अब तुम्हारी तो इसका मतलब यही हो गया, कहने का मतलब क्या सीधे साधे सब कुछ आज की जो उन्नति हुई है सब संपूर्ण क्षेत्र में इसको खत्म करो और वापस उसी क्षेत्र में जाओ जहां पहले बैलों से खेती हुआ करती थी। लगभग ऐसा ही किया चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने। दोस्तों अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।